हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ मेरा नाम है रजत कौशिक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीएसएन विद रजत कौशिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम सामान्य ज्ञान से संबंधित रोचक जानकारियां महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ लेकर आते हैं और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है इन जानकारियों को आप तक पहुंचाने का कि आपके ज्ञान में वृद्धि और हमें एक जिज्ञासा बनी रहे नई जानकारियों को आपके सामने लाने की। तो इसी क्रम को बरकरार रखते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो का जो आज टॉपिक रहेगा वो भारतीय नागरिकता रहेगा। भारतीय नागरिकता जो संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक पार्ट है, उस पर हम एक संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। और आपसे एक विनम्र आग्रह, अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें अब सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इस प्रकार की अनन्य जानकारियां समय से मिलती रहे। और आपसे एक विनम्र आग्रह, हमारा चैनल अभी थोड़ी छोटी अवस्था में है, इसे आप और थोड़ा बड़ा करें, क्योंकि और यह तभी संभव है जब आप हमें शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि रीच बढ़ेगी तभी हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम इस प्रकार की और भी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे निरंतर। तो चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो का जैसे मैंने आज टॉपिक बताया आपका भारतीय नागरिकता रहेगा। इसमें हम दो प्रावधानों की बात करेंगे, तो सॉरी प्रावधान कह रहा हूँ, दो अधिनियमों की बात करेंगे। 1955 यानी कि 1955 अधिनियम और एक है 1986 यानी कि 1986 अधिनियम। 1986 जो अधिनियम था वो संशोधन अधिनियम था, 1955 जो अधिनियम था वो आपका भारतीय नागरिकता अधिनियम था। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। आपको सबसे पहले बता दूं, इसमें मैंने नागरिकों का वर्गीकरण लिया है या नागरिकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया भारतीय नागरिकता में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मूलतः संविधान का आपको बता दूं मैं। इसमें वे व्यक्ति हैं जो मूल रूप से भारत में जन्मे, यानी कि उनके बाबा दादी माता पिता भारत के निवासी हो तो वे भारतीय नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है 19 जुलाई 1948 के पहले। इसके बाद बता दूं आपको, ऐसा था 19 जुलाई 1948 के पहले, जैसा कि आप जस्ट जानते हैं हमारा जो भारत था 15 अगस्त 1947 के बाद आजाद हुआ, यानी कि आजाद भी एक बंटवारा भी कह सकते हैं आप, क्या नाम, पाकिस्तान बना, भारत बना। तो उसके बाद एक जो नागरिकता थी उसमें एक संशय का मामला उत्पन्न हो गया, तो उसी संशय का समाधान करने के लिए इस जुलाई को एक भाई कह सकते हैं केंद्र बिंदु माना गया। 19 जुलाई 1948 को यह प्रावधान किया, इस तारीख का प्रावधान किया गया है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आ चुके थे व्यक्ति वो भारत के निवासी होंगे। ठीक है, बशर्ते उनके जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनमें से एक का भारतीय होना लाजमी है। ठीक है, दूसरे में कहा गया है संविधान लागू होने से पहले। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसमें प्रावधान किया गया है कि इस तारीख के आने से पहले जो अविभाजित भारत के नागरिक थे, जो पाकिस्तान में रहते थे और वो भारत में आए, वह भी भारतीय नागरिकता के हकदार होंगे। ठीक है, ये प्रावधान किया गया। शर्त यही रखी गई कि भाई उनके जो पुरखे हैं उनका भारतीय होना जरूरी है। ठीक है, वही मैं बताऊंगा भाई ये शर्त क्यों रखी गई, क्योंकि भाई ब्रिटिश भी यहाँ थे उस दौरान, ब्रिटिशर भी थे, उन्हें तो नागरिकता दे सकते थे, इसीलिए यह प्रावधान किया गया। उसके बाद कानूनी आज्ञा पत्र से, इस कानूनी आज्ञा पत्र से बता दूं, जब बंटवारा हुआ और बंटवारे से पहले जो भारत के नागरिक थे, भाई भारतीय उपमहाद्वीप के जो नागरिक थे, यानी कि अब पाकिस्तान जो है इस टाइम और बांग्लादेश, भारत, इन क्षेत्रों में जो भारत के नागरिक थे वो बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए। पर जब उन्होंने देखा वहां की बहुत माली हालत है और वापसी भारत आए या रिफ्यूजी टाइप आए, तो उन्हें एक रिफ्यूजी सेल्टरों में भेज दिया गया और उन्होंने एक आवेदन पत्र दाखिल किया प्राधिकारी के सामने, नागरिकता प्राधिकारी के सामने, कि हमें भारत की नागरिकता दी जाए। और उन्हें नागरिकता किस कंडीशन पर दी गई? उन्हें नागरिकता इस कंडीशन में दी गई कि वे 6 माह तक भारत में निवास करें, उसके बाद उन्हें नागरिकता मिलेगी, बशर्ते उन्हें प्राधिकारी के सामने अपना आज्ञा पत्र जमा करना होगा। और
उपस्थित होना होगा एक तरीके से, और 6 माह की उन्हें अवधि दिखानी होगी कि भारत में रह रहे हैं, ठीक है, उस आधार पर नागरिकता मिली। उसके बाद भारतीय दूतावास में आवेदन, इसमें बता दूं आप भारतीय दूतावास में आवेदन कैसे। अब आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर जब भारत में थे तो यहाँ से काफी सारे दास जो थे आपके साउथ अफ्रीका वगैरह के देशों में, वहां पर काम करने के लिए ले गए थे। अब जब भारत आजाद हुआ तो भाई दूतावास तो खुले ही सब जगह, तो उसमें क्या प्रावधान हुआ भाई, आसपास के क्षेत्र, आसपास के देशों में भी खुले। तो वहां जो भारत के नागरिक गए हुए थे उनके लिए भारत की नागरिकता कर लेने का एक अवसर था, ठीक है। तो उनके लिए प्रावधान किया गया कि भाई आप भारत की नागरिकता ले सकते हो, बशर्ते आपको दूतावास में, भारतीय दूतावास में जाकर या वाणिज्य दूतावास में जाकर आपका जो क्या नाम वहां प्राधिकारी होगा उसके समक्ष जाकर आवेदन करना होगा और बताना होगा कि भाई आप भारत के नागरिक थे और ऐसे ऐसे आए, तो इस प्रकार भी आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो 5 टॉपिक बताए, 5 वर्गीकरण बताए, तो भारत की नागरिकता किस प्रकार ली जा सकती है। तो चलते हैं वीडियो के अगले पड़ाव की ओर, यानी कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की ओर। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए उस प्रावधान का जिक्र करने से पहले आपको बता दूं कि भारतीय नागरिकता जो है वो संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आती है और इसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक का प्रावधान किया गया है। तो ठीक है, इसमें बता दूं आपको भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किस प्रकार नागरिकता के प्रावधान किए गए। 5 प्रकार से नागरिकता के प्रावधान किए गए, यानी कि जन्म से, विरासत से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि विस्तार से। तो जन्म से बता दो, जन्म से एक विस्तार किया गया है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारत के अंदर जन्मा व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने भारत के अंदर 26 जनवरी 1950 को जन्म लिया है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, बशर्ते उसके माता पिता में से एक का भारतीय होना अति आवश्यक है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। फिर विरासत से क्या होगा, विरासत में भी यही तारीख है, पर इसमें थोड़ा उल्टा है। विरासत में क्या है, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा किन्हीं कुछ शर्तों पे, यानी कि उसका जब उसने जन्म लिया उसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अति आवश्यक है, यानी कि जब उसने जन्म लिया तो उसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अति आवश्यक है जन्म के समय, ठीक है, जब माना जाएगा जन्म के समय, ठीक। यानी कि अगर जो बाद में उसके माता पिता भी, मतलब कि भाई कई बार ऐसा होता है उसके लोप हो जाती है नागरिकता, पर 26 जनवरी 1950 के समय उसके माँ बाप की नागरिकता थी तो भारत का नागरिक माना जाएगा, और उसके बच्चे अगर जो आके भारत में रहेंगे तो वो भी नागरिक कहलाएंगे। इस तरीके से ये 2 कंडीशन बनती है यहाँ पे, अगर जो भारत में ही रहेगा, ठीक है, वो बताऊंगा कितने समय के लिए रहेगा, तो जब वो उसके बच्चे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, जन्म लेने वाले व्यक्ति की, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पंजीकरण की ओर। पंजीकरण से किस प्रकार हम नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, तो इसमें कई सारे खंड हैं, वह आपको पढ़कर बताता हूं मैं। पंजीकरण द्वारा नागरिकता किस प्रकार ग्रहण की जा सकती है। तो ऐसे व्यक्ति जो 26 जुलाई 1947 के बाद पाकिस्तान से भारत आए, वे उस दशा में भारतीय नागरिक माने जाएंगे जब वे आवेदन पत्र देकर सक्षम प्राधिकारी से के समक्ष अपनी नागरिकता पंजीकृत करा ले, बशर्ते 6 माह तक भारत में रहे हों, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कानूनी आज्ञा पत्र से, वो यहाँ पे है पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है पंजीकरण का ही। ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में बस गए भारतीय दूतावास में आवेदन देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जैसा भाई ब्रिटिशर यहाँ से काम करने के लिए कुछ भारतीयों को विदेशों में ले गए और वहां बस गए, तो वे वहां के दूतावास में अपनी जानकारी देकर भारतीय नागरिकता हासिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है वे विदेशी महिलाएं जिन्होंने भारतीय से विवाह कर लिया हो, यानी कि कोई भी भारत का पुरुष है अगर जो
विदेशी महिलाओं से शादी कर लेती है तो विदेशी महिला को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अधिनियम 1955 ये कहता है। ठीक है। उसके बाद भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, आपको बता दूं, भारत में जब जन्म ले लेंगे बच्चे, ठीक है, अब कहते हैं ना वयस्क जो मताधिकार है वो 18 वर्ष है, पर जो भाई बच्चे जन्म लिए जिन बच्चों ने भारत में जन्म ले लिया वे भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। नाबालिग का ये परिभाषा है, यानी कि आप कहते हैं भाई कानूनी रूप से अधिकारी नहीं है कोई व्यक्ति, अभी 18 वर्ष नहीं पूरे कर लेता तो वो, पर नागरिकता उसे जन्म से ही भारत में मिल जाती है वो जन्म। ठीक है, तो इसका ये मतलब है भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक। राष्ट्रमंडल देशों से तात्पर्य वे है, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने कॉमनवेल्थ नेशन बनाया और उसके अंतर्गत कई सारे राष्ट्रों को रखा। ठीक है, जिसमें भारत भी एक राष्ट्र है, पाकिस्तान भी है, इसके साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये भी राष्ट्र हैं। पर इनके नागरिकों को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है, बशर्ते क्या करना होगा उन्हें उनके लिए वही है 6 माह तक उन्हें दिखाना होगा। यहाँ पे 1955 कहता है अधिनियम, 6 माह तक वो भारत में रहना होगा उन्हें, और उसके साथ ही वो भारत के किसी भारतीय सेवा में हो, या फिर आप कह सकते हैं आप कितने कोई भी संस्था हो उसमें कार्यरत हो भारत की, जिसमें भारत उसका अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य हो, और वो अपने देश से अपनी नागरिकता रिजाइन करके आए हों, यानी कि भाई वो नागरिकता छोड़ रहे हों और वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर रहे हो, इस आधार पर उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है। अब चलते हैं देशीयकरण द्वारा, जो मैं बताया आपको चौथा पॉइंट, देशीयकरण से किस प्रकार नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो देशीयकरण से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, ऐसे देश का नागरिक न हो जहां देशीयकरण द्वारा नागरिक बनने पर प्रतिबंध लगा हो। ठीक है, कई सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जहां पर आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा है, इलीगल एक्टिविटी ज्यादा होती हैं, भारत ने वहां पे बैन लगाया हो तो उस देश का नागरिक भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद वह अपने देश की नागरिकता छोड़ चुका हो। ठीक है, यानी कि कोई भी जिसे भारत के अच्छे संबंध है किसी देश के साथ और उसका नागरिक भारत की सिटीजनशिप लेना चाहे तो उसे सबसे पहले अपने देश की नागरिकता छोड़नी होगी, उसे वही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो एक पंजीकरण द्वारा नागरिकता ग्रहण करने पर किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं आवेदन करने की तिथि से 12 वर्ष भारत की सेवा में रहा हो, यानी कि जब वो आवेदन करेगा, ठीक है, कोई विदेशी व्यक्ति जिसका भारत की पुरखों से कोई संबंध नहीं है, वो भारत की नागरिकता लेना चाहे तो जब वो आवेदन करेगा तो उसका 12 वर्ष भारत की सेवा में कार्यरत होना अति आवश्यक है, यह प्रावधान किया गया। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या आता है, 12 वर्ष से पहले के 7 वर्षों में से 4 वर्ष भारत में रहा हो। ठीक है, यानी कि 12 वर्ष से पहले के 4 वर्ष, यानी कि जब वो भारत सरकार की सेवा में कार्य कर रहा था, और उससे पहले के 7 वर्ष होंगे। ठीक है, 7 वर्ष में से 4 वर्ष वो भारत में रहा हो। ठीक है, यानी कि जब उसने आज आवेदन करा, आज से 12 वर्ष बाद उसे सिटीजनशिप मिलेगी, और आज से 7 वर्ष पहले के 4 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष वो कहीं भी रहा हो पर 4 वर्ष वो भारत के अंदर रहा हो तो भारत की नागरिकता के लिए अधिकारी होगा, यानी कि ग्रहण करने का अधिकारी होगा कुछ शर्तों पे। शर्त वही होंगी, पंजीकरण कैसे कैसे उसे करना है। ठीक है। उसके बाद वह किसी प्रादेशिक भाषा का जानकार हो और राजभाषा का ज्ञाता हो, मतलब कि भारत की किसी प्रादेशिक या राजभाषा में से किसी एक कोई जानकार हो। प्रादेशिक भाषाओं में आपको दोनों भारतीय अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का जो विधान है उनमें से किसी एक को जानता हो या फिर राजभाषा को जानता हो। ठीक। उसके बाद चलते हैं कि किशोर नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद भारत में सरकारी या किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था में नौकरी करने का इच्छुक हो जिसका भारत सदस्य हो। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था अभी पहले पंजीकरण के इसमें
कि राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक किस प्रकार भारत की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, वो यहाँ पॉइंट है कि नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद भारत में सरकारी या फिर किसी ऐसे अंतरराष्ट्रीय संस्था में काम करने का इच्छुक हो जिसका भारत सदस्य हो, तो वो देशीकरण द्वारा नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ठीक है, और जो अंतिम पॉइंट है वह राज्य निष्ठा की शपथ भी ग्रहण करेगा भारतीय नागरिकता ग्रहण करने। ठीक है, तो यह थी जानकारी की पंजीकरण और देशीकरण से किस प्रकार नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। तो इसमें से मैं बताऊं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन ही क्वेश्चन बस ये पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 1955 किससे संबंधित है, और भारतीय नागरिकता अधिनियम से संबंधित है, और इसमें कितने एक्ट हैं, तो इसमें 5 से 11 अनुच्छेद हैं। ठीक है, कौन से भाग के अंतर्गत आता है, संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है। या फिर आपसे पूछ लेगा भारतीय नागरिकता किस प्रकार ग्रहण की जा सकती है, कोई 3 निगेटिव थॉट दे देगा, 1 पॉजिटिव थॉट दे देगा, इस तरीके से पूछ लेगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए थे क्योंकि यहाँ पे देखा गया था कि बदलाव की जरूरत है, तो यहाँ पे फिर संशोधन अधिनियम 1986 लाया गया। तो सबसे पहले क्या किया गया, लगातार 5 वर्ष रहने का प्रमाण पत्र इसमें कर दिया गया। यहाँ कितने था, 6 माह का था, यानी कि 6 माह उसे भारत में रहना अति आवश्यक है, तभी वो नागरिकता ग्रहण करने का अधिकारी होगा, यानी कि। तो अब चलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 की ओर। तो यह किस प्रकार प्रभावी हुआ और क्यों लाया गया, तो आपको बता दूं, इसमें कुछ बदलाव करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 लाया गया। तो आपको सबसे पहला जो पॉइंट है, इसमें लगातार 5 वर्ष रहने का प्रमाण पत्र होना चाहिए उसके पास, यानी कि यहाँ पे प्रावधान था कि 6 माह पूर्व वो 6 माह तक आवेदन करने के 6 माह पूर्व तक वो भारत में रहा हो, इस तरीके का यहाँ पे प्रावधान था 1955 में। पर यहाँ क्या कर दिया, 6 माह से बढ़ा के उसे 5 वर्ष कर दिया गया, यानी कि वो जब वो आवेदन कर रहा है उससे 5 वर्ष पूर्व वो भारत में रह रहा हो, उसका उसे एविडेंस देना पड़ेगा, साक्ष्य देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वो वीजा के तौर पे भी, जैसे भैया ना आप कोई वर्क वीजा पे आ गए या फिर टूरिस्ट वीजा पे आ गए, उसे एक्सटेंड करते रहे, तो इस प्रकार उसे साक्ष्य देना पड़ेगा। ठीक है, लीगल तौर पे, इलीगल पे नहीं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, उसके दूसरा पॉइंट है, अब उसे नागरिकता मिलेगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। अब यहाँ पे क्या प्रावधान था, भारत में जो कोई बच्चा जन्म ले लेता था और उसके माता पिता भारतीय नहीं है, तो वो भी नागरिक बनने का अधिकारी था। पर यहाँ पे सिचुएशन इसे पलट दी, यहाँ पे कर दिया, क्योंकि एक आपने अभी सुना होगा सरोगेसी टाइप एक वो चल रहा है मामला, कि विदेशी आते हैं और मतलब कि भारतीय महिलाओं से बच्चे उत्पन्न करते हैं सरोगेसी के माध्यम से, और फिर वो एक तरीके से भारत के नागरिक के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, और वो उनके भाई वहां की नागरिकता तो है ही, तो उसके लिए यहाँ पे कदम उठाया गया। अब भारत में जन्मा वही व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा जिसके माता पिता में से कोई एक वैधानिक रूप से भारत का नागरिक हो, और वो संतान भी वैधानिक हो, यानी कि ऐसा नहीं कि भाई सरोगेसी से पैदा हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि भाई विवाह करके एक जो संतान उत्पन्न हुई हो और उसमें माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, विदेशी प्रवासी को अब 10 वर्ष भारत में रहना होगा। यहाँ पे क्या व्यवस्था थी, यहाँ पे थी 5 वर्ष व्यवस्था, और यहाँ पे अब कर दी थी 10 वर्ष व्यवस्था। आपको बताया ना, राष्ट्रमंडल देशों के व्यक्ति जो भारत में निवास करते हैं 7 वर्ष में से 4 वर्ष, अब उसे बढ़ा के 10 वर्ष कर दिया इन्होंने। विदेशी नागरिक को 10 वर्ष भारत में रहना होगा, तभी वो नागरिकता के लिए अप्लाई करने के लिए हकदारी होंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अब जो चौथा पॉइंट है, अब भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला भी पात्र होंगी। ठीक है, ये भी इसमें प्रावधान किया गया कि भारतीय पुरुषों से जिन्होंने विवाह किया, जिन महिलाओं ने, वो स्वतः ही भारतीय नागरिकता ग्रहण करने की अधिकारी होंगी। ठीक है, आवेदन नहीं करना पड़ने का, वो अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता उन्हें स्वतः ही ग्रहण हो जाएगी, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में हुआ आपका यहीं पे ही सचिन और सीमा की जो शादी हुई, उसके लिए सीमा
अब भारतीय नागरिक है। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं भारतीय नागरिकता का लोप किस प्रकार हो सकता है। ठीक है, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, यानी कि वो भारत का नागरिक है और वो जाके भाई क्या नाम आपका NRI आप अब चलते हैं नागरिकता का लोप किस प्रकार हो सकता है। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, यानी कि आपने देखा होगा कि भारत से व्यक्ति कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वहीं की सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो वहां की सिटीजनशिप लेने मात्र से ही उनकी यहाँ की सिटीजनशिप खत्म हो जाती है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान देता है। ठीक है, उसके बाद धोखा देकर नागरिकता लेने वाले, यानी कि कोई भी जो मैंने स्टेप बताया आपको विदेशियों के तौर पर, वो भारत में धोखाधड़ी से आके नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, और जब उनकी पोल खुलती है तो वो स्वतः ही भारतीय नागरिक होने के जो अधिकारी होता है वो उसकी अधिकारिता स्वतः ही नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार भी लोप हो सकता है। फिर देशद्रोह के अपराध में भी कोई व्यक्ति देशद्रोही है और वो भारत का नागरिक है तो उसकी भी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद शत्रु के सहायक होने पर, यानी कि युद्ध काल के दौरान आपने देखा होगा कोई शत्रुओं का साथ देता शत्रु देश का, तो वो भी भारतीय नागरिक होने का अधिकारी नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नागरिकता प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष भीतर किसी न्यायालय में 1 वर्ष की सजा उसे मिल गई हो, यानी कि जो कोई यहाँ पे आपको बताया था भाई पंजीकरण देशीकरण से कोई व्यक्ति भारत में आया और उसने नागरिकता ग्रहण कर ली और उसके बाद ही उसे 5 वर्ष के भीतर किसी न्यायालय में 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष की सजा होगी, तो वो भी भारत का नागरिक होने का अपना अधिकार खो देगा। ठीक है, उसके बाद जो छठा पॉइंट है, नागरिकता प्राप्त करने के बाद 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहना। ठीक, यानी कि देशीकरण और पंजीकरण के आधार पर कोई भारत का नागरिक बन जाता है और वो नागरिक बन जाने के बाद भारत से बाहर 7 वर्ष तक रह लेता है, तो उसकी भी जो नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक, तो ये नागरिकता लोप होने के कारण थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है इसमें क्वेश्चन इसी से निकल सकते हैं, नागरिकता लोप किस प्रकार हो सकती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कई सारे ऑप्शन देगा, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, धोखा देकर नागरिकता लेने वाले पर, देशद्रोही के अपराधी पर, और तीसरा दे देगा कि भाई चोरी करने पर, और यह बताएं कि आप किस में से नागरिकता लोप नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात है चोरी करने पर नागरिकता लोप नहीं हो सकती। ये तीन पॉइंट एक साथ दे देगा, चौथा कोई ऐसा डाल देगा जो इन 6 बिंदुओं से अलग है, यानी कि 6 बिंदु ही हैं जो नागरिकता लोप होने के लिए उत्तरदायी है। तो मेरा मानना है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपसे आप संतुष्ट होंगे और आप को एक सुगमता से समझ में भी आई होगी कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार ग्रहण की जा सकती है और किस प्रकार इसका लोप हो सकता है और इसमें क्या क्या प्रावधान है और इसमें कितने एक्ट हैं। ठीक है, भारतीय नागरिकता में, और इसमें अधिनियम कितने बनाए गए थे। तो अधिनियम बनाए गए थे कौन कौन से, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। ठीक है, इसमें 2 एक्ट थे और यह भाग 2 के अंतर्गत आता है भारतीय संविधान में, और इसमें 5 से 11 अनुच्छेद है भारतीय नागरिकता के अंतर्गत। तो यह एक सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आशा है आपको समझ भी आई होगी। और आपसे एक आग्रह, हम इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके, इस प्रकार के अनन्य वीडियो समय से आपके सामने लाते रहें और आप लोगों का आशीर्वाद आपके छोटे भाई पर इसी प्रकार बना रहे। तो इसी का साथ लेते हैं विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।